मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो अपने विजन से वेस्ट को कैसे वैल्यूएबल बना सकते हैं वैसा उन्होंने काम किया है। ही इज अ मैन ऑफ क्रिएशन, ही इज अ मैन ऑफ इनोवेशन। और आज जो सत्र का जब हम शुभारंभ कर रहे हैं और आज ये प्रोग्राम है वो भी विकसित भारत 2047 के अंतर्गत है सर। तो हम जब बात करते हैं विजन का 2047 का और आपको हम विजनरी लीडर के तौर पे देखते हैं तो नितिन गडकरी हु इज अ मैन ऑफ क्रिएशन, हु इज अ मैन ऑफ इनोवेशन, आपका 2047 का या इस 5 साल के मोदी 3.0 का क्या विजन है सर? देखिए, प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है पर एक ही इसमें बहुत सी बातें आएंगी तो पार्ट पार्ट में है। जी बिल्कुल आपको बताऊंगा। जी। मैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर का मंत्री हूं जी। और रोड और फ्यूल 2 क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूं। बिल्कुल। सबसे पहले आपको एक अच्छी बात बताऊंगा जो आज ही हुई है। अरे वाह सर। आज हिंदुस्तान के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सभी एमडी मेरे यहाँ मीटिंग में आए थे और हमारा ये सपना था कि हमारे देश का 22 लाख करोड़ रुपए ये फॉसिल फ्यूल को इंपोर्ट करने के लिए खर्चा होता जी। पेट्रोल, डीजल, गैस। और हमारी ये कल्पना थी कि इसके ऊपर बायो फ्यूल और अल्टरनेटिव फ्यूल के पर्याय पर काम करके हम हमारे देश को प्रदूषण से भी मुक्ति दें, क्योंकि ये 22 लाख करोड़ का जो पेट्रोल डीजल आता है ये बहुत प्रदूषण करता है। 40% प्रदूषण का कारण फॉसिल फ्यूल है और दिल्ली वालों को प्रदूषण की समस्या समझाने की आवश्यकता नहीं है। ये तो एक्सपर्ट लोग कहते हैं कि दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो अपना 10 साल जीवन कम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आज मेरा एक सपना था कि इथेनॉल, जो मैं बहुत 25 साल से इस पे काम कर रहा हूँ जी, ये पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में आगे आई। और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि इंडियन ऑयल ने 400 इथेनॉल के पंप कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में खोलने का निर्णय किया। अब ये निर्णय होने के कारण आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की पूरी इकोनॉमी शुगर इंडस्ट्री पर है। Absolutely. और अब शुगर के बजाय इथेनॉल तैयार होगा। दूसरी बात, कॉर्न से इथेनॉल बनता है। पिछले साल कॉर्न का, मक्के का भाव 1200 रुपए क्विंटल था, यानी एमएसपी जो थी वो 1800 थी और मार्केट प्राइस 1200 थी। अभी बिहार में मक्के के इथेनॉल बनाने वाली 10 फैक्ट्री काम कर रही है और देश में मक्के से इथेनॉल बन रहा है, ब्रोकन राइस से बन रहा है, शुगर केन जूस से बन रहा है, बी मोलाइसिस, हेवी मोलाइसिस से बन रहा है। तो मैं जो क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करता हूँ वो किसानों का है जी। तो आज मुझे खुशी हुई कि जो 1200 रुपए क्विंटल मक्के का भाव था वो 2800 रुपए क्विंटल हुआ और किसान के जेब में पैसे गए। सर, इसमें जो हम नॉर्मल गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं जिसमें पेट्रोल डलता है, क्या इथेनॉल उन्हीं गाड़ियों में होगा या उसके लिए एक नई इंजन, नई गाड़ियां होंगी? आप अभी गेट पर जगदीश जी आए थे जी। मैं जिस गाड़ी में बैठकर आया हूँ जी। वो टोयोटो कंपनी की इनोवा गाड़ी है जी। वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जी। ये यूरो 6 इमिशन नॉर्म को कंप्लाई करती है जी। और ये गाड़ी जो है इथेनॉल उसमें डालने के बाद वो 60% बिजली तैयार करती है। तो 60% बिजली पे चलती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। पेट्रोल का भाव 120 रुपए लीटर है और इथेनॉल का भाव 60-62 रुपए लीटर है। तो इसका एवरेज अगर पेट्रोल से तुलना की जाए तो पेट्रोल का भाव 25 रुपए लीटर होगा और ऊपर से पोल्यूशन नहीं। तो अभी तो गाड़ी बाजू में खड़ी है तो आप देख सकते हैं। बिल्कुल सर। दूसरी बात जो है कि आज मुझे खुशी इस बात की हुई कि 2 व्हीलर में बजाज, टीवीएस, हीरो, यामा, सुजुकी और रॉयल एनफील्ड ये 6 कंपनियों ने 2 व्हीलर्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर और 3 व्हीलर इसमें बनाने वाले जो है उन्होंने 100% इथेनॉल पर बनाया है और मार्केट में लॉन्च कर रहा है। ये पहली बार किसी मीडिया को मैं बता रहा हूं आपके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि 4 व्हीलर जो है उसमें टोयोटो, मारुति सुजुकी, टाटा, महिंद्रा और हुंडई ये 5 कंपनियां अपनी 100% इथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां लॉन्च कर रहे हैं। तो आप इस देश में
जो पेट्रोल हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब इसके बाद किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर हमारी गाड़ियां चलेगी और ये सस्ता भी है। 120 रुपए का पेट्रोल, 110 रुपए का डीजल, उसमें इथेनॉल 60 रुपए का, और अगर बिजली पे चलोगे तो 8 रुपए का खर्चा, और सीएनजी पे चलोगे तो 25 रुपए का खर्चा। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही कि हमारे पंजाब, हरियाणा जी। और वेस्टर्न यूपी और कर्नाटक और उत्तर प्रदेश सब जगह पर करीब 400 प्लांट, ये जो परेली आप बोलते हैं, राइस स्ट्रॉ जो जलाने के कारण हमारे यहाँ प्रदूषण होता है, अब परेली से 5 टन ऑफ परेली इज गिविंग 1 टन ऑफ बायो सीएनजी। और आने वाले दिनों में महिंद्रा ने ट्रैक्टर भी लॉन्च किया है जो सीएनजी पर है, और इसके बाद किसानों के ट्रैक्टर सीएनजी पर चलेंगे। और ये जो विशेष रूप से परेली से हमें सीएनजी मिलेगा और उसमें भी गाड़ियां चलेगी। और हमारे नागपुर में तो म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके हम लोग 28 टन पर डे सीएनजी बनाएंगे, जिसमें हमारी गाड़ियां उस पर चलेगी। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है, वो दिन अब दूर नहीं है, कि हमारे पानीपत में इंडियन ऑयल ने, मैं बहुत पीछे पड़ा था उस समय के चेयरमैन वैद्य साहब के, उन्होंने परेली से 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन और 88,000 टन पर डे बायो एविएशन फ्यूल, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी हवाई ईंधन इस देश में बनेगा। और हवाई जहाज भी किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे चला। वंडरफुल सर। सर, तो इसका ये मतलब हुआ, एक छोटी सी बात और बता दूं कि हमारा किसान अब अन्नदाता केवल नहीं है, ऊर्जादाता बन गया। ऊर्जादाता नहीं, ईंधन दाता बन गया। ईंधन दाता नहीं, अब वो विशेष रूप से बिटुमिन दाता बना है। और ये जो गैस की 400 फैक्ट्री सीएनजी की आ रही है राइस स्ट्रॉ से, उसमें 35% लिग्नेंट निकलता है जी। और मैंने ऑयल कंपनियों की अभी मीटिंग बुलाई है। हमारे इसमें देश में 90 लाख टन बिटुमिन लगता है और 40 से 50 लाख टन हमारी रिफाइनरी की कैपेसिटी है और 50 लाख टन हम इंपोर्ट करते हैं। अभी ये जो लिग्नेंट निकलेगा ये और बायो बिटुमिन, ये 35% तक बिटुमिन में डाला जा सकता है। फिर मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन को कहा, आज ही उन्होंने बताया कि हमने काम शुरू कर दिया। 7% प्लास्टिक, और जो टायर है आपके वेस्ट टायर, उसकी पाउडर निकालकर वो रबर 15% और 35% बायो बिटुमिन डालेंगे, तो जो 90 लाख टन का इंपोर्ट है वो शायद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये वेस्ट टू वेल्थ वाला सपना पूरा होगा। बिल्कुल। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें मैं अक्सर याद रखता हूँ और सबको बताता हूँ। वन इज नॉलेज टू वेल्थ, innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skill, and successful practices, we name it as knowledge. And conversion of knowledge into wealth, ये हमारा भविष्य है। और दूसरी बात, conversion of waste into wealth। और मुझे खुशी है कि आप दिल्ली में गाजीपुर नाम की एक टेकड़ी है कचरे की, बिल्कुल, हमने 7 मीटर टेकड़ी की हाइट कम की है दिल्ली मुंबई हाईवे में और UR2 में और काफी जगह तक हमने 80 लाख टन म्यूनिसिपल वेस्ट हाईवे में यूज की है। और अब आगे जाकर ये म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके इसमें प्लास्टिक, ग्लास और मेटल रिसाइकलिंग होगी और जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगी वो बायोडाइजेस्टर में डाल के उससे सीएनजी भी बनेगा और हाइड्रोजन भी बनेगा। आज सुबह अमेरिका के बड़े बड़े कंपनी के सीईओ की कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे वहाँ जाने का मौका मिला। तो हिटैची कंपनी, बाकी सब अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनी थी और मैंने उनको कहा कि हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन और हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट, इसमें आप टेक्नोलॉजी लेकर आइए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले आने वाले समय में म्यूनिसिपल वेस्ट से और हम हाइड्रोजन तैयार करेंगे। और अभी हम ऊर्जा को आयात करने वाला देश है, हम ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। एक बात, शायद मैं इतनी अलग अलग बातें कर रहा हूं कि आप में से बहुत लोग बोलेंगे नेता आते और बोलते जाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूं। मेरे आज तक घोषित किए हुए एक भी बात को कोई भी पत्रकार चैलेंज नहीं कर सकता। मैं जो बोलता हूं वो 100% हुआ है और इसलिए होगा, इसके ऊपर विश्वास रखिए। सर, आपने क्या किया है, जगदीश सर आप भी इस बात पे इत्तेफाक रखेंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का मुद्दा ही छीन लिया।
जिस क्रूड ऑयल पे झगड़ा हो रहा है, रशिया की बात करें, अमेरिका की बात करें, भारत, आपने उस क्रूड ऑयल का मसला ही अगर ऐसा रहा जो आप विजन बता रहे हैं और ये धरातल पे आया, तो शायद वो मसला ही एक तरह से पूरी खत्म होता और नहीं नजर आएगा। वो क्या होगा मैं आपको बताता तो हूँ। आप विश्व शांति के लिए काफी बड़ा अभी आपका कदम जो है। लोग क्रूड ऑयल के आधार पर, बोलना नहीं चाहिए पर शब्द उचित है, दादागिरी, जी बिल्कुल दादागिरी तो सर। जो हमारे ऊपर रोज रेट बढ़ा के होती है, जी अब हिंदुस्तान अगली बार हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा। जी हाइड्रोजन 4 प्रकार का है। जो कोयले से होता है वो ब्लैक हाइड्रोजन, जो पेट्रोलियम से होता है ब्राउन हाइड्रोजन, और जो बायोमास कचरे से और पानी से होता है वो ग्रीन हाइड्रोजन। हाँ, वी आर द नंबर 1 मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर। जो पानी से ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अलग करने वाला इलेक्ट्रोलाइजर हम बनाते हैं, पर 1 kg हाइड्रोजन के लिए 50 यूनिट बिजली लगती है। अब ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट है ये इजीली अवेलेबल है, और मेरा टारगेट है कि हमारा 1 kg $1, $1 में 1 kg हाइड्रोजन आएगा तो आपकी पर किलोमीटर कॉस्ट 15 से 20 पैसे आएगी। ट्रक, बसेस, हवाई जहाज, कार, रेलवे और फैक्ट्रीज, केमिकल फैक्ट्रीज सब हाइड्रोजन पे चलेगी। और हाइड्रोजन हम इतना तैयार करेंगे कि हम हाइड्रोजन को निर्यात करेंगे और फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट बंद कर देंगे, और दुनिया में भारत समृद्ध संपन्न बनेगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। ये पक्का होगा सर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं और मुझे जाहिर तौर पे ये लगता है कि सभी के मन में, और आप ही की वजह से, क्योंकि आपने कई बार ईवी की गाड़ियां जो हैं उसकी व्हीकल के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कई बार आपने कहा है और लोगों ने उसे अडॉप्ट करने की कोशिश की है, लेकिन अब उसके बहुत चैलेंजेस हैं और मैं चाहती हूँ आप ही के मुंह ज़बानी वो तमाम चीजें यहाँ पर निकले। ईवी को लेकर सबसे पहले सवाल उठता है कि उतनी ज्यादा मात्रा में चार्जिंग स्टेशन नहीं है। ईवी की अगर हम कंपनियों में जाते हैं गाड़ियां लेने तो बताते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग अभी बंद है, रोकी हुई है। 2 व्हीलर की बात करें, 4 व्हीलर का जिक्र करें, तो ईवी को लेकर जितना बड़ा प्रमोशन हुआ या लोगों की चाहत थी, लेकिन उस तरीके का मार्केट जो है वो दिया नहीं गया लोगों को। ऐसा क्यों सर? पहली बात तो आपकी कुछ बातों को मैं सुधारूंगा जी। इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा, और दिल्ली में इलेक्ट्रिक ई रिक्शा, ई रिक्शा भी मैंने देश में लाई और मुझे बहुत सबसे अच्छा काम हुआ। 1.5 करोड़ लोग आदमी आदमी को ढोने का काम करते थे, और ये मैकेनिज्ड ड्रिवन ई रिक्शा मैंने लाई, तब मैंने मार्केट में अवेलेबल जो पार्ट थे वो यूज करने की अनुमति दी, और आज 1.5 करोड़ लोगों को जो अमानवीय रूप से जिनका शोषण हो रहा था उनको मुक्ति मिली, और मैकेनिज्ड ड्रिवन ई रिक्शा और मैकेनिज्ड ड्रिवन ई कार्ट आया। अब कोई बोरा पीठ पर रखा हुआ आपको दिखता है? नहीं मिलेगा सर, बिल्कुल। इट्स अ ये ब्लेसिंग। मुक्ति इससे मिली। एक बात आपको बता रहा हूं, पहली बात, अभी इलेक्ट्रिक में जो स्कूटर है वो 120 किलोमीटर चार्ज होती है। बजाज और टीवीएस कंपनी ने स्टडी किया तो दोनों के स्टडी में है कि एक व्यक्ति दिन में 24 से 26 किलोमीटर स्कूटर चलाता है, और जबकि वो 120 किलोमीटर चार्ज है, और घर में रात को गाड़ी रखी, 12 बजे 10 बजे पहुंचे, लग दिया प्लग, 2-4 घंटे में चार्जिंग होता है। जी। मेरे घर पर 17 इलेक्ट्रिक कार है, और वो कार में प्लग है और रात को आती है और लगती है। एक कार मैक्सिमम 80 किलोमीटर चलती है, तो इलेक्ट्रिक में चार्जिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रिक में विशेष रूप से जो प्रॉब्लम कहाँ है कि अभी दिल्ली से जयपुर यहाँ प्रॉब्लम है, दिल्ली से मुंबई गाड़ी में जाओगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि डिस्टेंस बड़ा है, और इसलिए अभी हमने 670 रोड साइड एमिनिटीज बनाई है, और उसमें हर जगह पर चार्जिंग स्टेशन है। और आज ही मैंने एक नया ऑर्डर निकाला, और मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट है जी। और वो नागपुर के रिंग रोड पर 50 किलोमीटर मैं गया था, झकोस्लाविया स्कोडा कंपनी में, और वहां जाकर मैंने देखा कि वहां इलेक्ट्रिक की बस है। वो ऐसी नहीं, इलेक्ट्रिक बस स्टॉप पे खड़ी होती है, और एक चार्जर, फ्लैश चार्जर ऊपर से नीचे आता है, और आधा मिनट में बस को चार्ज करता है, और बस 40 किलोमीटर जाती है। फिर चार्जर आता है, फिर 40 किलोमीटर जाती है। तो स्कोडा कंपनी का मैंने टाटा के साथ जॉइंट वेंचर कर दिया, और हिटैची और सीमेंस दो के पास एक फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी है। और आज ही नागपुर का पहला प्रोजेक्ट 170-60 करोड़ रुपए मैंने इसके लिए मंजूर किए। ये जो बस बनेगी
ये बड़ी इंटरेस्टिंग है जी कि ये 135 सीटर बस होगी, एयर कंडीशन होगी, आप जैसे बैठे हैं वैसे एग्जीक्यूटिव चेयर होगी, बस में बस होस्टेस एयर होस्टेस जैसी होगी, चाय कॉफी नाश्ता मिलेगा और सामने लैपटॉप होगा और बस का टिकट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। और दिल्ली से जयपुर वंडरफुल सर। ये बस जैसे ये नागपुर का प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा तो दिल्ली से जयपुर मैं बस शुरू कर दूंगा और आपका डीजल बस जो है ना जिसमें हॉर्न छोड़कर सब बचता है वो बस के टिकट से 30% सस्ता आपको पहुंचाऊंगा। सर एक मैं दिल्ली से जयपुर की जब आप बात करते हैं और मैं जयपुर से आती हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है और मैंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपसे एक्सप्रेस वे पर कई बार सवाल किए और मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि वो सपना था कभी कि हम 3 घंटे में जयपुर पहुंच जाएं और आपने एक्सप्रेस वे देकर हमको वो सपना हमारा पूरा किया। लेकिन इसी के साथ जुड़ा एक सवाल है, मैं गुड़गांव से लेकर नोएडा रोज जाती हूँ और मुझे उस सड़क पे जाकर मजा आता है, लेकिन एक पैच ऐसा है जब मैं रोज शायद ऑलमोस्ट रोती हूँ, वो है जो महिपालपुर वाला इलाका। एम्बियंस मॉल से शुरू होता है महिपालपुर और वहां का जो द्वारका एक्सप्रेस है उसका भी आपने इनॉग्रेशन किया। तो सर क्या वजह है उस क्लॉक की, वो क्यों रोज कम से कम आधा घंटा हर पहर? थोड़ा मैं दिल्ली का जानकार कम हूँ जी, तो एक आधी गलती हो सकती है। जी जी सर, आपने आपको बता रहा हूँ क्या है। आप पानीपत से जब निकलती है जी तो राइट हैंड में पलट जाओगी तो UR2 10,000 करोड़ का हमने लगभग बना लिया। हाँ। 1-2 महीने में उसका इनॉग्रेशन होगा। वो UR2 से अभी आप पानीपत से एयरपोर्ट जाओगे तो आपको 2.5 घंटा लगता है, लगेगा। मैं आपको 3 महीने के अंदर पानीपत से एयरपोर्ट 25 से 30 मिनट में लेके आऊंगा। तो पहला ये है कि वो UR2 से जी वहां एक शिव मूर्ति या कोई बड़ी शिव मूर्ति उसी की बात कर रहे हो सर? बता बिल्कुल। वहां 8 ऐसे ये है जहां से हम नीचे आएंगे। हमने एक आर्टिफिशियल टनल बनाई जी, और ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे तो स्टेट ऑफ आर्ट अभी आधा ही हुआ है। आपने बिल्कुल आधा हुआ है। अब उसका क्या होगा, गुड़गांव से आप आओगे मेन रोड से और इधर पानीपत से आओगे UR2 से, आप द्वारका एक्सप्रेस हाईवे से एयरपोर्ट के नीचे में जाकर एक तो आप बाहर ये जो धौला कुआ की तरफ जो हाईवे आता है उधर निकलोगे, वो जो मॉल बोला आपने जिसका नाम, उसको छोड़कर और डायरेक्ट इधर आओगे। और दूसरा वहां से डायरेक्ट T3 पे अंदर से एयर स्ट्रिप के नीचे से टनल बनाकर अंदर चले जाओगे तो बराबर ट्रैफिक एकदम आधा हो जाएगा। तो ये कम होगा। आप इसका PCO जो है वो 1,60,000 है। बिल्कुल। ये आधा ट्रैफिक द्वारका एक्सप्रेस कम होगा पर उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा, पर 5-10 साल के बाद फिर प्रॉब्लम आएगा। सर पर आपको इस बात के लिए कई लोग कहते हैं कि हमने चिट्ठी भी लिखी, ट्वीट भी करा, जो पुरानी सड़कें थी अब उनमें खड्डे या कुछ मरम्मत की जरूरत, कुछ तकलीफें, ऐसे कोई फीडबैक आपके पास आया है? मेरे पास खूब फीडबैक आया है। प्रॉब्लम क्या होता है, किसी भी रोड को अच्छा बना तो मुझे जिम्मेदार पकड़ते और गड्ढे पड़े तो मुझे जिम्मेदार। मैं केवल नेशनल हाईवे का मंत्री हूँ। वैसे आप गुड़गांव की इसलिए बताओ, अंडरपास जो है ना गुड़गांव में, बिल्कुल सर, वो म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने मुझे 50% देने का कबूल किया, पैसे नहीं दिए, मैंने अपने खर्चे से बनाया। वहाँ एक हीरो का स्क्वायर है, वो ब्रिज मैंने बनाया जी। फिर इप्को का कोई है वहाँ ब्रिज बनाया। और अभी मैं दिल्ली से जयपुर पुराने रोड पर 1500 करोड़ रुपए खर्चा करके उसको सुधार रहा हूँ। बहुत अतिक्रमण है, प्रॉब्लम है और मैंने देश में 2 रोड के कारण बहुत गालियां खाई। ये जयपुर का पुराना हाईवे और एक हमारा मुंबई गोवा का, ये बड़े मुझे एक बड़ी तकलीफ देने वाली बात है। अब इसको भी पानी बरसात के बाद एक सर आम लोगों से जुड़ी एक समस्या है, वो आज आपसे खुल के समझेंगे। टोल, सड़कें अच्छी हैं तो टोल महंगा है, और ये अगर एक्सप्रेस वे का ही जिक्र करें और जब भी इंस्टाग्राम खोलते हैं मैं वो टोल के मीम्स नजर आते हैं। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि टोल को लेकर जिस तरीके से लोगों में एक बात आई है कि जब सड़कों 2 साल हो गए, इनका मुआवजा पूरा हो गया, फिर भी टोल लिया जा रहा है। सर असल में मुद्दा क्या है टोल को लेकर? देखिए, इसका जन्मदाता मैं हूँ जी। अगर इसमें अच्छी बुराई को, जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था जी तो पैसे नहीं थे सरकार के पास, तो मैंने मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स बनाए जी। आप कभी मुंबई जाओगे तो समुद्र में एक ब्रिज बनाया, वर्ली बांद्रा, बिल्कुल सर, वो मैंने ही बनाया। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया। तो पैसे मैंने कैपिटल मार्केट से उठाए लोगों से, तो पैसे वापस करने पड़े, वो पैसा भी वापस हो गया। अब पहली बात, मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे। आप में से जो मुंबई वाले होंगे उनको पता होगा,
बरसात में वो खंडाल लोनावला में ट्रक उल्टा हो जाता था, 9-9 घंटे लगते थे। अब 2 घंटे में आते हैं, तो 7 घंटे गाड़ी कम चलती है तो फ्यूल बचता है, टाइम बचता है, सिक्योरिटी है। तो ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बना है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं देहरादून जाने के लिए यहाँ से 8 घंटे लगते, 9 घंटे। अगला आने वाले साल के 1 जनवरी से मैं आपको गारंटी देता हूँ कि दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में जाओगे, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में जाओगे, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में जाओगे, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में जाओगे, दिल्ली से मनाली मैं एक नया रोड बना रहा हूँ, वो रोड पे आप 8 घंटे में जाओगे, और बेंगलोर से चेन्नई 2 घंटे में जाओगे। अभी मैसूर से बेंगलोर 4.5 घंटे लगते थे, अब 1 घंटे में हुआ। दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, अब 50 मिनट में हुआ। तो मैं आपको ये जब रोड बनाएंगे तो आपका फ्यूल भी बचेगा, टाइम भी बचेगा। और ये हम मार्केट से अभी मैं हमारे बॉन्ड्स इशू को हमने ये किया था, सब्सक्राइब किया था, तो आपको बताने में मुझे खुशी हो रही है कि मुझे हमारे इनविट बॉन्ड को 7 दिन का टाइम था। बॉन्ड इशू वॉज सब्सक्राइब फॉर 7 डेज। पहले दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया, इतना पैसा की बरसात आई। अब ये पैसे पे मैंने ये तय किया कि अब मैं छोटे लोगों के पैसे से रोड बनाऊंगा। तो मैंने अभी हमारे बॉन्ड्स ऐसे निकाले हैं कि जो हमारे बॉन्ड्स लेंगे जिसमें एनएचआई गारंटी देगा, उसमें मैं 8.05 इंटरेस्ट ईयरली दूंगा एश्योर्ड, और इंटरेस्ट हर महीने में उनके अकाउंट में जमा करूंगा। अभी जो रिटायर्ड लोग हैं, पत्रकार है, कोई सरकारी कर्मचारी है, कांस्टेबल है, इसको बैंक में 4.5-5% ब्याज मिलता है। मैं उसको 8.05% ब्याज से पैसे लेके रोड बनाऊंगा, तो उसके पैसे मुझे वापस करने पड़ेंगे। तो दूसरी बात, अरुणाचल, मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में मैं 4 लाख करोड़ के काम कर रहा हूँ। ब्रह्मपुत्रा पर कितने ब्रिज, 6-7 ब्रिज बना रहा हूँ, बन गए कुछ, इतने रोड बड़े बड़े बना रहा हूँ। अरुणाचल में जाओ 1 लाख करोड़ के काम अरुणाचल बन रहा हूँ। फिर कश्मीर में तो मैं 67 टनल बना रहा हूँ। केवल जम्मू से श्रीनगर के बीच में हमने कम से कम 23 टनल बनाई। और झोजिला टनल कारगिल के नीचे में, आप देखने के लिए जरूर जाइए। आशिया की सबसे बड़ी टनल है, 11.6 किलोमीटर, बिल्कुल, जिसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ थी। हमने पैसे बचाए, वो 5,500 करोड़ में हो रही, करीब 6,000 करोड़ उसमें बचा। जेडमोर टनल, मुझे एक कहना है कि ट्रैफिक कहाँ ज्यादा है? पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना, यहाँ ट्रैफिक है। उतना उत्तर प्रदेश और बिहार में अभी बढ़ रहा है, पर ये कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल, ये इतना ट्रैफिक नहीं, लॉस मेकिंग है। तो इधर का जो पैसा होता है उधर डालते हैं और उससे वो डेवलप करते। तो पर सर, ये कितना लॉजिकल है कि लोगों की मांग है कि वो टोल लिमिटेड टाइम पीरियड दें या ना दें, क्योंकि वो कहते हैं हम लग्जरी गाड़ी खरीदते हैं तो भी रोड टैक्स देते हैं। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कितना लॉजिकल है उनकी ये मांग। सर देखिए, मैं मजाक में अभी बहुत से कार्यक्रम में, ये आपके टीवी के प्रोग्राम में मुझे पूछते हैं जी, और योगा एक्ट से ताज पैलेस या ताज मानसिंह होता है जी। तो मैंने उनको पूछा कि भाई आप एक कार्यक्रम कर रहे हो, आपको चॉइस था ताज पैलेस में करने के बजाय आप रामलीला मैदान पे 2 चेयर लेके कैमरा लगा के बैठते, भाई चाय पी लेते, कार्यक्रम सस्ते में होता। पर आपको अगर ताज पैलेस में लेना है तो वहां का चाय थोड़ी 10 रुपए में मिलेगा, तो यू हैव टू पे। When you want good services, you have to pay for it. अमेरिका की सड़कों पे चलना है अगर भारत में तो पे करना पड़ेगा। देखिए, ये देखो आप आजकल तो आप अच्छा, हमारे यहाँ यूरोपियन कंट्री में टॉयलेट्स में भी जाना होगा, पब्लिक टॉयलेट में, तो वो कॉइन डालनी पड़ती है जी, तब वो दरवाजा खुलता है। पर हमारे भारतीय बहुत होशियार है। एक बार हम लोग स्टूडेंट करके गए थे जी, तो 1 कॉइन पर हमारे एक मित्र ने क्या किया, उसने पैर नीचे रख दिया, वो दरवाजा आया, एक जन अंदर गया, दरवाजा बंद नहीं होने दिया, फिर वो आया, फिर दरवाजा किया, दूसरा गया, तो 1 कॉइन पर 8 लोग जाके आए। अब प्रॉब्लम है कि अब आपको अच्छी सर्विसेज चाहिए तो समवेयर यू हैव टू पे फॉर इट। लेकिन सर, महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले 5 टोल माफ करने की मांग को आपने मान लिया। अब विपक्ष कह रहा है कि ये तो राजनीतिक स्टंट है। पहली बात, वो टोल हमारे नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट जी। हाँ, ये टोल का संबंध मेरा इतना ही है कि मैं जब महाराष्ट्र का मंत्री था
तब महाराष्ट्र सरकार के बिहाफ मैंने ये टोल शुरू किए थे। अभी की सरकार ने उसको कैंसिल किया और उतना पैसा सरकार भर के अब उसको देंगी कॉन्ट्रैक्टर को, पैसा नहीं वापस हुआ है वो। बिल्कुल। अब सर, क्योंकि महाराष्ट्र का जिक्र आया है और आज ही महाराष्ट्र की तारीखों का ऐलान हुआ है, तो हरियाणा की इतनी जबरदस्त जीत के बाद महाराष्ट्र में आपका अलायंस और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आपको पूरी तरीके से ये कह दें जैसे रोड का ठेका देते हैं, आपको चुनाव का ठेका दिया है महाराष्ट्र का, क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जो पक्ष विपक्ष जनता सबके लिए एक जैसे हैं। तो कैसे देखते हैं सर महाराष्ट्र का चुनाव? देखिए, महाराष्ट्र में हरियाणा के बाद हमारा आत्मविश्वास बहुत बड़ा है जी, और मुझे लगता है कि हमको शानदार जीत मिलेगी और हम लोग हमारे मित्र पार्टियों को साथ में लेकर चुनाव अच्छे तरीके से जीतेंगे। सर, कुछ दिनों पहले रामदास अठावले साहब ऐसे ही एक इवेंट में आए, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, काम करके मजा आ रहा है, लेकिन जब वो लोगों का, जैसे अजीत पवार का जिक्र किया कि वो आए, उसके बाद चीजें ठीक नहीं हुई, इसलिए 2024 के चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं थे महाराष्ट्र में। कैसा लगता है आपको? देखिए, एक तो बात सही है कि हमारे पार्टी ने जोड़ने का काम किया। अब जोड़ते समय कहीं ना कहीं कोई किसी का समर्थन, किसी का विरोध हो सकता है जी। ओवरऑल पार्टी में नए नए लोगों को जोड़ना और पार्टी को बढ़ाना, इसी से पार्टी मेन स्ट्रीम में आई है। अब रामदास आठवले जी का अलग मत है जी, उनको वो मत कहने का अधिकार है, पर मेरा मत वैसा नहीं है। सर, आप संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं, संगठन को समझते हैं, इसीलिए उससे एक कार्यकर्ता, क्योंकि आपने पोस्टर चिपकाए हैं, मुझे वो बात याद है कि आप उन कार्यकर्ताओं में रहे हैं जिसने पार्टी के लिए पोस्टर चिपकाए। कैसा लगता है सर जब चुनाव होते हैं और किरण चौधरी आ जाती हैं या कोई राज्यसभा के लिए सदस्य बन के आ जाता है, ये कितना सही होता है कार्यकर्ता के लिहाज से? देखो, आइदर यू लाइक इट मे नॉट लाइक इट। जी, पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। जी, और चुनाव जीतना ये इम्पोर्टेंट होता है। जी, चुनाव में इलेक्टिव मेरिट बहुत इम्पोर्टेंट होता है और जीत में जहां हमको हार होती है वहां जीत करने, उसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत बार अनेक लोगों को जोड़ना पड़ता है। जी, उसी में स्ट्रेटेजी के रूप में बहुत सी बातें करनी पड़ती है। आपको पता होगा, जब जनता पार्टी की सरकार आई तो मैं इमरजेंसी का प्रोडक्ट हूँ, हमने काम किया। बाद में जगजीवन राम जी मंत्री बने, फिर बहुगुणा जी मंत्री बने, फिर मोरारजी देसाई मंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी बनने चाहिए ऐसा हमको लगता था, पर नहीं बन पाए। तो ये पॉलिटिक्स में जो होता है ऐसा, ये कॉम्प्रोमाइज, कंपल्शंस, लिमिटेशंस, कॉन्ट्रडिक्शंस, तो ये ऑब्वियस है। तो कहीं ना कहीं इन सब बातों को फेस करके आगे जाना पड़ता है। सर, इन्हीं सारी चीजों का मिश्रण शायद महाराष्ट्र एक बड़ा एग्जाम्पल है जो पिछले 5 साल हमने देखा। हम क्या माने सर, बीजेपी किस बात के लिए आश्वस्त है महाराष्ट्र में? ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? अभी तो ट्रिपल इंजन लगा है ना बीजेपी की ताकत को, एनसीपी भी है, शिवसेना भी है, तो निश्चित रूप से तीनों की ताकत को अगर हम कंसीडर करेंगे जी, तो मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम निश्चित रूप से बहुत ऐसी अच्छी जीत महाराष्ट्र में हासिल करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। संजय राउत साहब ने बहुत बधाई दी हरियाणा के चुनाव के बाद, तो ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर हम पुराने वाले जो शिवसेना थी या उद्धव जी या पुराने साथियों को साथ ले आए? विचारधारा तो एक जैसी थी। देखिए, अब तो ये दोनों पार्टियों को डिपेंड होता है। जी, वैसे मेरी और उद्धव जी की भी अच्छी मित्रता रही, जी बातचीत होती है। जी, अब इसके बारे में मैं तो कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूँ, या जगदीश जी जैसे प्रिडिक्शंस बताकर सिद्ध होते हैं वो मुझे हासिल नहीं है। मुझे लगता है आप सही सवाल गलत व्यक्ति को पूछ रही है। अगर ये जगदीश जी को पूछती तो वो जो बताएंगे वो सबसे अच्छी बात होती है। बिल्कुल सर, लेकिन क्योंकि आप कई बार आप इतने ज्यादा पकड़ते हैं चीजों को कि आप ना जानते हुए भी भविष्य को आप अगर जो कहेंगे वो हो जाएगा। इसलिए एक सवाल ये है कि जो पिछली बार 2024 के नतीजे रहे महाराष्ट्र को लेकर, उसमें आरक्षण, संविधान बदलना, ये तमाम मुद्दे काफी हावी रहे, जिसको लेकर कांग्रेस ये बोलती है कि हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा। तो इस बार भी संविधान बदलना, आरक्षण, जाति की राजनीति, एक तो पहली बात ऐसी है जी, क्योंकि मैं नागपुर से हूँ जी, और नागपुर ये सेंटर है जहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। तो मुस्लिम और बौद्ध पॉपुलेशन मिला के 40-45% होती है।
तो इस बार ये कांग्रेस ने प्रचार किया कि ये 400 का पार इसलिए दे रहे नारा क्योंकि उनको संविधान बदलना है। और मुझे भी इसका अनुभव है कि जो मैं 5 लाख से चुनाव जीतूंगा ऐसा लग रहा था, वो 1.5 लाख से जीता जी। क्योंकि मेरे इधर की 5 सीटें हार गई, उधर की 5 हार गई। बिल्कुल। तो कारण ये हुआ कि जब कन्विंस नहीं किया जाता है तो कंफ्यूज करते हैं। exactly. पहली बात, हमारा संविधान 3 पार्ट में है। एक संविधान में एक्ट के रूप में है, उसके कुछ फीचर्स है, साइलेंट फीचर्स है, जो उसका आत्मा है उद्दिष्ट के रूप में। तो ऑलरेडी केशवानंद भारती केस में ये ऑलरेडी करीब 7 सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति और चीफ जस्टिस ने एक निर्णय दिया है कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। ये साइलेंट फीचर्स कौन से हैं? फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोकतंत्र, ये कभी बदल ही नहीं सकता। अब प्रॉब्लम यह है कि कल अगर महिलाओं को आरक्षण देना है तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, तो वो एक्ट में बदल होता है। राइट। तो मैं आपको ये कहूंगा कि पहली बात, भारतीय जनता पार्टी न कोई संविधान बदलने वाली है, और संविधान बदलने की बात में जो बेसिक बातें वो बदल नहीं सकती जी। पर जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है। और बड़े प्रमाण पर पिछले लोकसभा के चुनाव में ये कंफ्यूज किया गया कि हम संविधान बदलने वाले हैं, और उसके कारण नुकसान हुआ था। पर अब लोगों को ध्यान में आया है कि कोई संविधान बदला नहीं, वो झूठ प्रचार था। तो निश्चित रूप से इस समय विधानसभा में हमें सबका सहयोग मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और सर, चेहरा क्या इस बार चेहरे के साथ जाएंगे? चेहरे हमारे सर, एक ऐसा सवाल है जो मैं आप पूछने दीजिए। आपको क्योंकि एक हिंदी सिनेमा का गाना था जी, क्या था वो? नहीं, चेहरे पे चेहरा, ऐसा एक बहुत सुंदर, जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। वाह 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 सर। गजब। ये पहली बात मैं खुलासा करूं, मेरे इस गाने का राजनीति के साथ कोई संबंध नहीं। मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास चेहरे ही चेहरे हैं, कोई प्रॉब्लम सर। लेकिन एक मैं सिर्फ जनता की आवाज की बात आपसे कर रही हूँ। मुझे पता है ये मुस्कुराहट आपकी और थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन जो जनता, क्योंकि मैं महाराष्ट्र भी गई, मैं दिल्ली भी रहती हूँ, मैं देश भर में गई जब, तो अब मेरे को ये समझ में आता है कि अगर बात महाराष्ट्र में किसी चेहरे की होती है बड़े पद की, तो गडकरी जी का नाम होता है। अगर देश के कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए पूछें तो आपका नाम आ जाता है। किसी भी स्थिति में सड़क के लिए बात होती है तो आपका नाम होता है, और किसी बड़े पद की बात आती है तो एक नेचुरल चॉइस में आपका नाम आ ही जाता है। इतनी विश्वसनीयता जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच आपकी है सर। देखिए, मैं तो अक्सर ये मानता हूँ कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं बड़ा लो प्रोफाइल हूँ। मैं योगायोग से मेरे टीम के कारण, मेरे कारण नहीं, सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हुआ। अब 6 करोड़ मेरे फॉलोअर हैं। मुझे पैसा भी मिलता है यूट्यूब से 19 लाख रुपए मेरे भाषण के। पर मैं जो अपने तरफ देखता हूँ तो नाटक पीछे से और पिक्चर सामने से देखने वाले क्लास का मैं हूँ। और मैं 95% सोशल वर्क करता हूँ, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग। मेरा प्रॉब्लम है कि मैं अपने एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट काम को कभी लोगों तक पहुंचा ही नहीं पाता। आपको आश्चर्य होगा, मैं वाटर कंजर्वेशन में काम करता हूं। मेरे को 9 डिलीट्स मिली है, डॉक्टरेट्स, और उसमें से 5 डिलीट्स जो है वो एग्रीकल्चर साइंस में मिली है। और अभी मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, बाकी बहुत से गांव, गरीब मजदूर किसान के कल्याण के लिए काम करता हूं। बेसिकली मेरा फीलिंग है कि पॉलिटिक्स का मीनिंग पावर पॉलिटिक्स नहीं है। द ट्रू मीनिंग ऑफ द पॉलिटिक्स इज समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। ब्यूटीफुल सर। एंड पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो मैं 95% अपने काम में रहता हूँ। और मैं अपने जीवन में राजस्थान के विधानसभा में एक भाषण दिया था कि राजनीति अतृप्त आत्माओं का सागर है। मैं तृप्त आत्मा हूँ, और भगवान ने मेरे हैसियत और अवकाश से मुझे बहुत ज्यादा दिया है, और मैं खुश हूँ। अब मैं आपको रोक नहीं सकता। कोई जब भी आता है तो मुझे उससे तकलीफ ही होती है, फायदा नहीं होता। कोई कारण न होते मेरे नाम उछाले जाते हैं। मैं महाराष्ट्र में जाने का कोई कारण नहीं, मैं जाना चाहता हूँ। और बाकी बात है कि मुझे यहाँ हूँ, वहाँ ठीक हूँ, ना मेरी कोई इच्छा है ना कोई आकांक्षा है। मैं कन्विक्शन ओरिएंटेड पॉलिटिशियन हूँ। मैं इमरजेंसी में जयप्रकाश जी के
नेतृत्व में, उनके आह्वान पर राजनीति में आया। अटल बिहारी वाजपेयी और जॉर्ज फर्नांडिस साहब को मैं अपना आइकॉन मानता हूं, और पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म, ये समझकर मैं अपना लो प्रोफाइल में काम करते रहता हूं। अब आपने क्या चर्चा करना और किसने क्या कहना, ये मेरे हाथ में नहीं होता। तो सर फिर थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर एक बहुत बड़ी गुगली हो गई है, अब होगा, कल होगा, फिर होगा, भले ही अभी चुनाव है, लेकिन आपको क्या लगता है कब तक वो चेहरा सामने होगा और संघ और बीजेपी की सहमति कब तक बन जाएगी? ये आपका बहुत सही सवाल है, पर गलत व्यक्ति को है। शायद नड्डा जी को भी बुलाइए कार्यक्रम में और उनसे पूछो, वो शायद पक्का बता पाएंगे। तो सर फिर मैं एक सही सवाल एक सही व्यक्ति से, क्योंकि शायद इस सवाल के लिए आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं होगा, आप मुझे पूछने दीजिएगा कि ये चर्चाएं हैं कि संघ और बीजेपी के बीच में अब सब कुछ उतना सही नहीं, तो क्या सर संघ और बीजेपी के बीच में दूरियां हैं या कम हुई हैं या बढ़ गई हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ मुझे लगता नहीं, सब ठीक है, सब ठीक है। ये चर्चाएं हैं बस। वो तो चर्चा कौन, देखो जिस अभिनेत्री का पिक्चर चलता है उसका गॉसिप बोलते रहता है, और जिसका पिक्चर फ्लॉप हो जाता है वो किसके साथ गई और किससे शादी की इसकी चर्चा भी नहीं होती। बहुत ही खूबसूरती से आपने मेरे जो सवालों के जवाब को घुमाया है, लेकिन एक लाइटर नोट पे आखिरी सवाल ये है कि मैं अक्सर कई बार मैंने आपकी वो रेसिपीज बनाई हैं, मैंने इंस्टाग्राम पे आपकी वो खींचे की रेसिपी देखी, बनाई, मुझे बहुत जबरदस्त लगी। फिर एक बार और सवाल सर, आप सर्दियां आने वाली हैं, आपका फेवरेट खाना क्या है और उसको बनाएं कैसे सर? देखिए, कोविड के समय मुझे समय मिला जी, तो दो परिवर्तन मेरे साथ हुए, और मैं जब लोगों को भी कहता हूँ, सबको मित्रों को कहता हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर हेल्थ, जी, सेकंड टू योर ऑनेस्ट वेल्थ, जी, एंड थर्ड तुम भी जो भी काम करना है वो करो। तो मुझे समय मिला तो घर के बाहर नहीं निकलते थे जी, तो मेरी पत्नी MSc है फूड एंड न्यूट्रिशन में, तो मैं घुस गया किचन में, फिर यूट्यूब देखता था, तो फिर मैं अलग अलग चीजें मेरे पसंद की मैं बनाने लगा। तो एक दिन मेरे नातिन जो नात थे वो उन्होंने मेरी पत्नी को कहा कि आजी वो तो तुम्हारे से तो आबा ही अच्छा बनाते हैं, तो बोले कल से उन्होंने बनाया हुआ खाना, वो चीज को गुस्सा आया। तो अब क्या हुआ कि मेरे घर पे यहाँ भी 4 शेफ हैं, और रोज रात को मुझे एक बड़े विदेशी चैनल ने पूछा, आप इतना काम कर रहे हो, बहुत सोच रहे हो, बहुत चिंतन कर रहे हो, बहुत प्लानिंग कर रहे हो, तो आज क्या सोच रहे हो? मैं बोला सच बताता हूँ, दिल की कसम खा के मैं रोज रात को यही सोचता हूँ कि आज क्या खाना खाना और कहाँ खाना। मैं रोज रात को दिल्ली के, अब कल मैं पंडाला पार्क में रात को 11 बजे के बाद वो गुलाटी के होटल में गया था। अरे वाह, तो वो बराबर मेरा घूमते रहता है, और मैं रोज रात को अलग अलग वेजिटेरियन हूँ तो फूड खाता हूँ। वंडरफुल सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर सर, थैंक यू फॉर ईच एंड एवरी आंसर यू गिवन। और हम यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही सड़कें बनाते रहें सर, और हम सड़कों पर टोल देकर जबरदस्त चलते रहें। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू।